तो मेरे भाई कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो जैसे कि आप जानते हैं आप लोगों के लिए क्लास जो है स्टार्ट कर दी गई है। बिना देरी किए फटाफट मैं आपके सामने सेशन स्टार्ट करता हूं मेरे भाई। तो यूपी होमगार्ड की तैयारी में आप लोग लग चुके हैं। जिला बिजनौर को मैंने टारगेट किया है क्योंकि जिला बिजनौर से मुझे सारी सीट अपने बालकों की चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बिना देरी करे आगे की बात करता हूँ कि आपको पता है 25, 26, 27 तारीख को आपकी परीक्षाएं हैं। एक क्लास आपके लिए ऑलरेडी डल चुकी है, दूसरी क्लास आज आपके सामने आई है। ठीक है जी, मैंने मंडे से वायदा किया था, मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है दोस्त, तो अब आपके सामने आज क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज्यादा होने वाली है कल से, है ना। तो कमर की पेटी बांधकर बैठे और क्वेश्चनों का आनंद ले मेरे भाई। पहला सवाल आपके सामने कि भैया भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था। ठीक है जी, बच्चे बच्चे को पता है भारत का समुद्री मार्ग वास्को डी गामा जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है जी, वास्को डी गामा कहां से आए थे मेरे भाई? पुर्तगाल से आए थे। कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। ठीक है जी, चलिए भाई। ठीक है जी, पुर्तगाल से कहां पर आए? केरल में आए। कहां पर आए? केरल में आए। समझते हुए चलना भाई, केरल में आए। केरल में जो आए, ठीक है, तो इनका स्वागत किसने किया? जमोरिन ने किया। एक राजा थे वहां के, उनकी उपाधि थी जो क्या कहा जाता है? जमोरिन कहा जाता है। ठीक है जी, इनकी सहायता किसने करी? तो इतिहासकार बताते हैं कि अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी ने इनको रास्ता बताया था। ठीक है जी, ऐसा कहा जाता है। आई बात समझ में? कब आए थे भाई पुर्तगाल से ये मेरे भैया? ये आए थे मेरे भाई 1498 में पहली बार, फिर 1502 में आए दूसरी बार। ठीक है जी, आई बात समझ में? हाँ जी भैया। अब आता है कोलंबस के बारे में बात करें। कोलंबस ने मेरे भाई अमेरिका की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी मेरे भाई? अमेरिका की। निकले थे भाई साहब भारत की खोज करने, परंतु अमेरिका की खोज कर बैठे। इन्होंने अमेरिका को नाम दिया न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया कहा। क्या कहा? न्यू वर्ल्ड या नई दुनिया के नाम से इसको परिभाषित किया। आ रही मेरे भाई बात समझ में? ठीक है जी, मैंने कहा था ना आज पोस्टमार्टम करने आऊंगा, कल तो डेमो दिया था वैसे ही। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? बाद की कहानी है, पहले डिस्कस कर लेते हैं पानीपत में युद्ध कितने हुए। मेरे भाई सामान्यतः जो पूछे जाते हैं ना पानीपत में, 3 युद्ध पूछे जाते हैं मेरे भाई, पहला, दूसरा और आपका तीसरा। पहला कब हुआ था मेरे भाई? पहला हुआ था आपका 1526 में। 1526 में किस किस के विरुद्ध हुआ था मेरे भाई? बाबर वर्सेस, ठीक है जी, बाबर वर्सेस कौन था? लोधी वंश को हराया था। किसको हराया था? बाबर वर्सेस लोधी, बेलो लोधी। ठीक है जी, चलिए अब दूसरा कब हुआ मेरे भाई? 1556 में। किस किस के विरुद्ध? अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है जी, हेमू राजपूत राजा हुआ करते थे, अकबर मुगल शासक हुआ करते थे। ठीक है जी, 1556 में। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? अकबर की तरफ से लड़ रहा था बैरम खान। कौन जी? बैरम खान, सेनापति था भाई। ठीक है ना, चलेगा। 1556 हो गया, 1526 हो गया। तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। किस किस के मध्य? मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कहां का था? अफगानिस्तान का। कहां का था? अफगानिस्तान का। आ रही बात समझ में? कहा हाँ जी आ रही। तो 3 युद्ध हुए थे। पहला पूछा है 1526, 1556 दूसरा, 1561 तीसरा। 1857 की क्रांति में कहां से स्टार्ट होती है? मेरठ से स्टार्ट होती है। कहां से? मेरठ से स्टार्ट होती है। कहां से मेरे भाई? मेरठ से। ठीक है जी, इसका नेतृत्व कौन करते हैं? मंगल पांडे। ठीक है जी, क्योंकि इसका जो कारण था वो क्या था? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस इसका मेन कारण हुआ करता था। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? आगे दोबारा ये क्वेश्चन आएंगे, फिर रिपीटेशन में लाऊंगा, ध्यान नहीं होना बिल्कुल भी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे?
मेरे भाई गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त जी। कौन थे? श्री गुप्त जी। ठीक है जी। यहां श्री गुप्त जी का नाम नहीं है, तो श्री गुप्त के बाद एक संस्थापक, एक राजा हुए जिनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है जी। इन्हीं को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको टिक करके आएंगे? तो आप चंद्रगुप्त प्रथम को टिक करके आएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे चले, चलिए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ मौर्य साम्राज्य की बात नहीं हुई मेरे भाई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसीलिए दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखना। वास्तविक पूछे तो चंद्रगुप्त, संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त, लेकिन श्रीगुप्त जी का नाम नहीं है, तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई? चंद्रगुप्त फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? हाँ जी सर। ताजमहल किसने बनवाया था? बहुत बड़ा सवाल है। किससे बनवाया था मेरे भाई? शाहजहां ने बनवाया था। क्या बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अकबर की बात करें तो अकबर ने एक द्वार का निर्माण करवाया था, उससे कहते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई? अकबर ने करवाया था। क्यों करवाया था? गुजरात राज्य को जीतने की खुशी में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर शाहजहां हो गया। बाबर के बारे में बात करें तो बाबर 1526 में भारत आता है, युद्ध लड़ता है, पानीपत का पहला युद्ध अभी डिस्कस हमने किया 1526 में। उसके बाद 1527 में दूसरा युद्ध लड़ता है, इसे हम लोग घाघरा का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं मेरे दो? घाघरा का युद्ध कहते हैं। उसके बाद 1528 में, एक सेकंड गड़बड़ हो गई यार, एक सेकंड रुकेगा दो। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई भैया? हाँ चल गया भाई, ठीक है, क्षमा चाहूंगा। 1527 में खानवा का युद्ध है ना, तो खानवा का युद्ध। 1528 में मेरे भाई चंदेरी का युद्ध, और 1529 में किसका युद्ध लास्ट में? घाघरा का युद्ध। ठीक है जी। पानी पीकर, खाना खाकर चंदेरी चली, घाघरा उठाकर, ये इसकी ट्रिक है जो कि आपको याद करवानी है। जहांगीर के बारे में बात करें, चित्रकला का काल, किसका काल? चित्रकला का काल किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है। लेवल दर लेवल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, आगे भी रिपीटेशन में रहेंगे, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे पढ़ के चलना है। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? इजी क्वेश्चन है, गांधी जी ने शुरू किया था। किसने? गांधी जी ने। कब शुरू किया था मेरे भाई? 1920 में स्टार्ट होता है। गांधी जी ये कहते हैं कि अंग्रेजों का जो कार्य चल रहा है वो भारतीय की वजह से चल रहा है, अगर भारतीय अंग्रेजों का बहिष्कार कर दें तो ये अंग्रेज ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाएंगे। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ये था कि हम अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें। सभी लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। ठीक है जी। अंग्रेजी वकीलों ने वकालत छोड़ दी, सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों ने दफ्तर छोड़ दिए, विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिए, लोगों ने कपड़े पहनने छोड़ दिए अंग्रेजी, सब लोग खादी पर आए। 102 बिलियन से 50 बिलियन पर इकोनॉमी आ गई। किसकी? अंग्रेजों की। मुंह तोड़ जवाब मिला। ठीक है जी। परंतु ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1922 में चोरा चोरी नामक घटना हुई, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। सबने मना किया रहने दीजिए, लेकिन गांधी जी आदर्शवादी नेता थे, उनका मानना था कि हमें अहिंसा नहीं करनी है, जिस कारण से इसे बंद करना पड़ा। इसके और भी कारण रहे कि जो जनता है, जो जनता थी वो बिना अंग्रेजी वस्त्र के नहीं रह पा रही थी, क्योंकि उनके लत लगा दी गई थी, जैसे कि आज सोशल मीडिया की लत लगाई गई है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया मेरे भाई? गांधी जी हमारा आंसर हो गया।
बोस जी की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 और 1939, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। 1938 में अधिवेशन और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें भाई। हाँ चलो भाई। भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है जी। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? संविधान अंगीकृत किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था मेरे भाई? स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। आप कहोगे इतने इजी क्वेश्चन आएंगे? भैया मैं ये कहूंगा कि एक बार यूपीएसआई के चारों सेट उठा के देख लो यार। यूपीएसआई के चारों सेट 2026 वाले, अभी जो हुआ पीछे पेपर, उठा के देख लो। जब यूपीएसआई का लेवल नहीं था तो क्या लेवल मान के चलेगा? जबकि ये तो क्लास 10th की भर्ती है। यूपीएसआई तो ग्रेजुएशन के बिना आप दे भी ना सकते। सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचो। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो गंगा नदी, गैसे गंगा, गैसे गंगोत्री, गैसे गंगोत्री ग्लेशियर से आपका उद्गम स्थल होता है। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है मेरे भाई? यमुना। कौन सी नदी मेरे भाई? यमुना। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहां पर हैं आपके दोनों? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में दोनों हैं। आ रही बात समझ में? हाँ जी आ रही। आगे इससे रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन है, आप रुक जाओ, सबर तो करो। टोटल 200 क्वेश्चन की सीरीज है मेरे पास। ये 200 क्वेश्चन आपके 1000 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएंगे और आने कितने आपके? केवल 100 क्वेश्चन। तो आप सोचो मैंने किस लेवल की कंटेंट बाजी रखी है। उसके बाद अभी मैराथन भी आनी बाकी है, उसमें तो गर्दे उड़ा दूंगा, देखते जाओ बस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है जी। संविधान सभा के, कौन सी सभा के? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है जी। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पहले प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में क्या थे? संघ समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आप मुझे बताना। ठीक है जी। सरदार पटेल की बात करूं तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह इन्हीं के द्वारा करवाया गया। सॉरी, कहां पर? गुजरात में करवाया गया। कहां पर कराया गया मेरे भाई? गुजरात में बारदोली सत्याग्रह कराया गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात करें तो 1932 में पूना पैक्ट, पूना पैक्ट करवाया गया ताकि दलितों को उनका अधिकार मिल सके। किस किस के बीच हुआ? अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच। उस समय महात्मा गांधी जेल में थे, तो पूना की यरबदा जेल में ये नियम लागू करवाए गए थे। जीडीपी का पूरा नाम क्या है दोस्त? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। बड़ा सरल सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सीधा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। असल में सच्चाई ये है मेरे दोस्त, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं मिलता, सूर्य के प्रकाश से एक्टिव होता है, डी आपकी बॉडी में ही होता है ना। बढ़िया बात है ना। आ जाओ। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताओ। इट्स कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है जी। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ। एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का सही नाम बताओ। थायमीन। कौन सा? थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है जी। चलिए तो भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में हरित क्रांति, हरा क्या होता है? हरा एग्रीकल्चर होता है। किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आती है? तो एग्रीकल्चर जो है आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी सेक्टर का भाग है एग्रीकल्चर। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो सब प्राकृतिक का भाग होते हैं। इंडस्ट्री किसमें आती है? तो इंडस्ट्री में होता है डेवलपमेंट, ये आती है द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंडरी क्षेत्र में ये आता है। ट्रांसपोर्ट किसमें आता है? तो
ट्रांसपोर्ट आपका आता है तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, टर्शरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन जो है ये भी एक प्रकार की सर्विस है, किसमें आएगी? तृतीय क्षेत्र में आएगी। क्लियर है दोस्त? आ रही बात समझ में? तो हाँ जी सर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे भाई? लखनऊ है। क्या है मेरे भाई? लखनऊ है। ठीक है जी। चलिए भाई मुझे बताइए आगरा किस नदी के किनारे पर है? आगरा किस नदी के किनारे पर है? आगरा यमुना नदी के किनारे पर है। आई बात समझ में? लखनऊ किस नदी के किनारे पर है? लखनऊ मेरे भाई गोमती नदी के किनारे पर है। किसके किनारे पर है मेरे भाई? गोमती नदी के किनारे पर है। आ रही बात समझ में? हाँ जी सर। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? तो ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। ओलंपिक खेल का जो सिंबल होता है उसमें कितने सर्कल होते हैं? सवाल पूछा गया था कई बार एग्जाम में। तो भैया कितने सर्कल होते हैं? 5 सर्कल होते हैं जो 5 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से देश है वो नहीं आने वाला, इतना मुझे पता है। पंचायती राज प्रणाली किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो आपका लोकल गवर्नेंस से संबंधित है, यानी कि ग्राम पंचायतों से संबंधित है। सिंपल सी बात है, समझो। किससे संबंधित है मेरे भाई? ग्राम पंचायत से संबंधित है। कौन? आपका पंचायत राज प्रणाली। किस आर्टिकल में आता है पंचायत राज प्रणाली? तो आर्टिकल नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर किस में आता है? 40 में आता है। जब आर्टिकल 40 पर आ गए तो आर्टिकल 44 पर भी आ जाते हैं। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 44 में है। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? दैट इज उत्तराखंड। कौन है इसके मुख्यमंत्री? आदरणीय पुष्कर धामी जी। आदरणीय पुष्कर धामी जी। ये करंट अफेयर्स हो गया। आ रही मेरे भाई बात समझ में? तो हाँ जी सर आ रही है। ऐसे ही पढ़ना है भाई। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका नाम 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्लानिंग कमीशन का नया नाम है, नीति आयोग। ठीक है जी, क्लियर है दोस्त? चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई? इट्स गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है जी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है और जो गंगा नदी है, ये दोनों आपस में मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है। ये डेल्टा कहाँ बनता है? सुंदरबन में। कहां पर? सुंदरबन में बनता है। ठीक है जी, जो कि कहां पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है दोस्त? गोदावरी के बारे में बात करें, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कहां की? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इजी? हाँ जी सर। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो मेरे भाई कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य है मेरे भाई? गुजरात। ठीक है जी, ये भारत के राज्य हैं, बात ध्यान रखना भाई, वर्ल्ड में आ जाओ आप, राज्य भारत में होते हैं। ठीक है जी, गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और बताओ झारखंड, पश्चिम बंगाल, और बताओ त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट वन। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो गया? पैसिफिक, दैट इज प्रशांत महासागर। ठीक है जी, मुझे बताइए रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? रिंग ऑफ फायर। ठीक है जी, चलिएगा। आ रही बात समझ में? हाँ जी आ रही है। नेक्स्ट, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए मेरे भाई काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली इन द सेंस ब्लैक सॉइल। ठीक है जी। कपास उगता कहां पर है? कपास पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में उगता है, यानी कि
पश्चिम बंगाल में ही आपको क्या देखने को मिलेगी, काली मिट्टी देखने को मिलती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ जी। अच्छा भाई, आखिरी सवाल आज का, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की बाउंड्री पर देखने को मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ठीक है जी। माउंट केटू दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है, कहां देखने को मिलेगा? पाकिस्तान और चीन की बाउंड्री पर। ठीक है जी। कंचनजंगा वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है, और कंचनजंगा भारत में पहले नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी कहां देखने को मिलती है? नंदा देवी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। ठीक है मेरे दोस्त, आ रही बात समझ में? ठीक है जी, ये थी आज की आपकी क्लास। मैं समझा पाया आपको, आई होप सो। अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकेडमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से सीख सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस जैन मंदिर पर आज से स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है जी, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं मेरे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।